मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दादाजी की मौत की खबर सुनते ही विकास का दिल जैसे बैठ गया था। शहर से गांव तक का सफर उसने किस हाल में तय किया ये सिर्फ वही जानता था। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने बचपन की वो तस्वीरें घूमती रही। दादाजी का झुर्रियों भरा चेहरा, उनकी वो मोटी लाठी और वो कंधा जिस पर बैठकर उसने पूरा गांव देखा था। गांव पहुंचते ही उसे एहसास हो गया कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। घर के आंगन में लोगों की भीड़ थी, औरतें रो रहे थे, मर्द चुपचाप एक कोने में बैठे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ, रीति रिवाज पूरे हुए और धीरे धीरे जैसे जैसे हर रस्म के साथ होता है, लोग एक एक करके अपने अपने घर लौटने लगे। 13वीं तक जो घर लोगों की आवाज़ों से गूंजता था, अब वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा था। रिश्तेदार, पड़ोसी, दूर के जान पहचान वाले सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। रह गए तो बस विकास और उसके माँ बाप। दादाजी विकास को बेइंतहा प्यार करते थे। यह कोई आम रिश्ता नहीं था। दादाजी ने उसे पाला था, उसे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया था और जब भी गांव में मेला लगता दादाजी उसे अपने कंधे पर बिठाकर घंटों घुमाते रहते। वो मीठी मीठी बातें, वो हंसी, वो मेले की भीड़ में दादाजी के कंधे से पूरी दुनिया देखने का एहसास, ये सब विकास को आज भी उतना ही ताज़ा याद था जैसे कल की बात हो। इन्हीं यादों में डूबा विकास पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। रातें करवटें बदलती हुई गुजर रही थी, लेकिन आज की रात कुछ ज़्यादा ही भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा भी उसके सीने पर बोझ बनकर बैठी हो। दम घुटने जैसा महसूस हुआ तो वो बिस्तर से उठा और चुपचाप बाहर निकल आया। रात के 10:30 बज रहे थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। न कोई इंसान नजर आ रहा था, न कोई आवाज आ रही थी। घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी, बस कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की धीमी आवाज आ रही थी, जो जैसे ही आती उतनी ही जल्दी खामोशी में घुल जाती। खुली हवा में निकलकर विकास को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा थोड़ा टहल लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। रास्ते की धूल, ठंडी हवा और अपने ही ख्यालों में गुम विकास को पता ही नहीं चला कि कब वो गांव को पीछे छोड़ चुका है। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पुल था जो नदी के एक सूखे हिस्से के ऊपर से गुजरता था। विकास उस पुल को पार करके जंगल की ओर बढ़ गया, बिना ये जाने कि वो जा कहाँ रहा है। जब होश आया तब तक वो जंगल के कच्चे रास्ते पर काफी अंदर आ चुका था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी टहनियों से छनकर आती धुंधली चांदनी और हवा में एक अजीब सी सीलन भरी गंध। अरे ये मैं कहाँ आ गया, उसने खुद से बुदबुदाया और वापस लौटने को मुड़ा ही था कि तभी हवा में एक आवाज तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। विकास बेटा, बचाओ। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके दादाजी की थी। वही आवाज, वही अंदाज जो उसने बचपन में सुना था। मगर ये कैसे मुमकिन है
दादाजी तो, विकास ने खुद को समझाने की कोशिश की। जरूर कोई वहम हुआ होगा, थकान की वजह से दिमाग धोखा दे रहा है। अभी वो यही सोच ही रहा था कि आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़ी और साफ। यहाँ बेटा जल्दी। इस बार विकास को यकीन हो गया कि यह वहम नहीं है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, मगर उसने वही किया जो शायद बहुत कम लोग उस हालत में कर पाते हैं। वो धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा, सिर्फ ये देखने कि आखिर माजरा क्या है। विकास एक हिम्मती लड़का था, बचपन से ही डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, मगर आज इस सुनसान जंगल में आधी रात के अंधेरे में उस आवाज की तरफ बढ़ते हुए उसके भीतर कहीं गहरे एक अनजाना खौफ जरूर सुलग रहा था। पैर आगे बढ़ रहे थे मगर दिल पीछे भाग रहा था। आवाज लगातार आती रही, हर बार पहले से थोड़ी करीब, थोड़ी और साफ। विकास पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता गया, कभी झाड़ियों में उलझता, कभी टूटी टहनियों को हटाता। हवा में अब एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी, जैसे मौसम अचानक बदल गया हो। हालांकि रात गर्म थी। तभी उसकी नज़र एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसकी लटकती हुई जटाएं जमीन तक पहुंचकर एक अजीब सा जाल बना रही थे। उस पेड़ के नीचे जमीन पर एक इंसान बैठा था। उसका एक पैर एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उस इंसान का चेहरा पीछे की ओर घूमा हुआ था, यानी विकास को सिर्फ उसकी पीठ नजर आ रही थी। दिल में एक अजीब सी हलचल लिए विकास धीरे धीरे चलते हुए उस आदमी के सामने की तरफ गया, उसका चेहरा देखने। और जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। वही झुर्रियों भरा चेहरा, वही सफ़ेद बाल, वही आँखें, और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। विकास वहीं जड़ हो गया। उसके पैर मानो ज़मीन में धंस गए हों। सामने बैठा वो इंसान जिसे उसने खुद अपने हाथों से आग दी थी, जिसकी अस्थियां नदी में बहाई थे, आज उसके सामने इस सुनसान जंगल में एक पत्थर के नीचे पैर दबाए बैठा था। दादाजी, विकास की आवाज कांप गई। आप तो। बेटा डर मत। दादाजी की आवाज में वही पुरानी मिठास थी। देख, मेरा पैर इस पत्थर के नीचे फंस गया है, बहुत देर से यहीं पड़ा हूं। तू आ गया, अच्छा हुआ। जरा इस पत्थर को हटा दे। विकास का दिमाग एक साथ 1000 सवालों से भर गया, मगर दिल तो बस यही चाहता था कि दादाजी की मदद करे, जैसे बचपन में दादाजी ने उसकी हर छोटी बड़ी तकलीफ में उसका साथ दिया था। दिमाग कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मगर दिल उस चेहरे को देखकर पिघल रहा था। दादाजी, मगर आप तो। वो फिर बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर लफ्ज उसके गले में ही अटक गए। बातें बाद में करेंगे बेटा, पहले ये पत्थर। दादाजी ने हाथ बढ़ाया। विकास धीरे धीरे उनके करीब गया। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, उसे एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी, गीली मिट्टी और सड़ी हुई काई जैसी बू, जो हवा में घुलकर उसके दिमाग को चकरा रहे थे। उसने गौर किया कि इतनी ठंड में भी दादाजी के शरीर से भाप जैसी कोई चीज़ नहीं उठ रही थी, जबकि उनकी सांसें साफ सुनाई दे रही थे। वो और करीब गया। दादाजी का हाथ पकड़ने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। जिस पल उसकी उंगलियों ने दादाजी की उंगलियों को छुआ, उसे एक झटका सा लगा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था,
इतना ठंडा कि जैसे किसी लाश को छू लिया हो। मगर दादाजी की आंखों में वही अपनापन था, वही मुस्कान जो विकास को हर बार बेवजह भरोसा दिला जाती। तू बड़ा हो गया है बेटा, दादाजी बोले। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई खोखले बर्तन में बोल रहा हो। याद है मैं तुझे कंधे पर बिठाकर मेला घुमाने ले जाता था? हाँ दादाजी याद है, विकास ने भर्राई आवाज में कहा, आंखों में आंसू भर आए। चल आज फिर घुमा दूं तुझे, दादाजी ने कहा और हल्के से मुस्कुराए। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो विकास की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा गया। ये मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी उसे याद थे। इसमें कुछ अजीब सी बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लग रहा था। विकास ने पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने दोनों हाथों से जोर लगाया, मगर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा पत्थर जिसके नीचे एक पूरा पैर दबा था, उसके भार का कोई निशान वहां मिट्टी पर था ही नहीं। न कोई गड्ढा, न कोई दबाव का चिन्ह, जैसे वो पत्थर बस वहां रख भरा था, दबाया नहीं गया था। दादाजी ये पत्थर तो हिल ही नहीं रहा, विकास हाँफते हुए बोला। कोई बात नहीं बेटा, दादाजी ने कहा, तू बस मेरा हाथ पकड़ ले, मैं खुद उठ जाऊंगा। विकास ने बिना सोचे समझे दादाजी का हाथ थाम लिया, और जिस पल उसने ऐसा किया उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे की तरफ खींच रही हो, नदी की दिशा में जो जंगल के उस पार कुछ दूरी पर बहती थी। हवा में एक सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी, मानो दूर से कोई पुकार रहा हो। विकास ने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर दादाजी की पकड़ अचानक बेहद मजबूत हो गई थी, इतनी मजबूत कि एक बूढ़े कमजोर आदमी के हाथ में हरगिज नहीं हो सकते। दादाजी हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है, विकास चिल्लाया। मगर दादाजी की आंखों में अब वो अपनापन नहीं था। उनकी पुतलियां अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे किसी बहुत पुरानी, बहुत टूटी हुई चीज में कोई हलचल हो रही हो। उनके होंठ हिले, मगर इस बार जो आवाज निकली वो दादाजी की नहीं थी। वो एक भारी खरखराती हुई आवाज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। चल मेरे साथ नदी की तरफ, वही है असली रास्ता। विकास का खून जम गया। उसे एक ही पल में समझ आ गया कि ये उसके दादाजी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसने दादाजी की शक्ल ओढ़ रखी है। विकास ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उस चीज की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे लगा जैसे उसकी कलाई टूट जाएगी। वो पीछे की तरफ खींचने लगा, मगर पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। तभी उसकी नजर नीचे गई, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उस चीज के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में जमीन से कुछ इंच ऊपर लटका हुआ था, और उसका जो पैर पत्थर के नीचे दबा दिख रहा था, असल में वो पत्थर के आर पार बिना किसी रुकावट के हवा में झूल रहा था। विकास के मुंह से बेसाख्ता निकला, हे भगवान। नाम सुनते ही उस चीज का चेहरा एक पल के लिए भयानक तरीके से बिगड़ गया, जैसे किसी ने पानी में डूबी हुई तस्वीर को हिला दिया हो। दादाजी की शक्ल कुछ पलों के लिए फीकी पड़ी, और उसके नीचे से कुछ और हल्का, एक स्याह सूझा हुआ चेहरा, आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे, और मुंह से बहता हुआ काला गंदा पानी। विकास की रूह कांप उठी। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं,
ये कुछ और था। गांव के बूढ़े लोग अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे। जंगल के पार बहने वाली नदी में सालों पहले कई लोग डूबकर मरे थे और उनकी आत्माएं आज भी उस बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द भटकती रहती हैं। राहगीरों को अपनों की आवाज़ में बुलाकर नदी की तरफ खींच ले जाती हैं। गांव वाले इसे छलावा कहते थे, ऐसी बला जो अपनों का रूप धरकर धोखा देती है। विकास को अब समझ आया कि वो छलावे के जाल में फंस चुका है। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ पटका। इस बार पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी और वो पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने देखा कि वो चीज अब पूरी तरह से असली रूप में आ चुकी थी। एक विकराल गला हुआ शरीर जिसके बाल गीले और उलझे हुए थे और जिसके मुंह से एक भयानक चीखती हुई आवाज निकल रही थी। तू नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। विकास उठकर भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, मगर उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो चीज उसके पीछे पीछे हवा में तैरती हुई बेहद तेजी से आ रही है। पेड़ की डालियां उसके चेहरे और बाजुओं पर खरोंचे डाल रहे थे, मगर उसे दर्द का एहसास तलक नहीं हो रहा था। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागो, बस भागो। तभी उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अगर कभी छलावे के जाल में फंस जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखो, और अगर पास में नीम का पेड़ मिले तो उसकी टहनी तोड़कर अपने पास रख लो, क्योंकि नीम की गंध से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं। अंधेरे में टटोलते हुए विकास की नज़र एक झाड़ी नुमा पेड़ पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने एक टहनी तोड़ी और अपने मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। पीछे से आ रही वो चीखती आवाज़ अचानक थोड़ी दूर होती हुई महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य दीवार बीच में आ गई हो, मगर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो अब भी उसका पीछा कर रहे थे, बस थोड़े धीमे पड़ गए थे। विकास दौड़ता रहा, सांसें उखड़ रही थे, टांगों में जान नहीं बची थे, फिर भी वो रुका नहीं। जंगल का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर मोड़ पर वही पेड़, वही अंधेरा, जैसे जंगल खुद उसे भटका रहा हो, बाहर नहीं निकलने दे रहा हो। तभी उसे दूर धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। पुल के पास लगा वो पुराना बिजली का खंभा जो गांव की सीमा दिखता था। उम्मीद की एक किरण जगी और विकास ने आखिरी ताकत लगाकर उस रोशनी की तरफ दौड़ लगाई। पीछे से वो आवाज अब चीख में बदल चुके थे, इतनी तेज कि पूरा जंगल जैसे कांप उठा हो। तू बच नहीं सकता, मैं फिर आऊंगा तेरे अपनों के रूप में। विकास ने पुल पार किया और जैसे ही उसके पैर गांव की जमीन पर पड़े, वो आवाज अचानक शांत हो गई, जैसे किसी ने बीच में ही किसी रेडियो को बंद कर दिया हो। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उसे यकीन था कि वो चीज अब पुल के इस पार नहीं आ सकती। घर पहुंचते पहुंचते विकास की हालत खराब हो चुकी थी। कपड़े फटे हुए, हाथ पैर खरोंचों से लहूलुहान, बाल उलझे हुए और आंखों में एक ऐसा खौफ जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। दरवाज़ा खटखटाने की भी हिम्मत नहीं बची थी, फिर भी उसने किसी तरह दरवाज़ा पीटा। माँ ने दरवाज़ा खोला और बेटे की हालत देखकर उनकी चीख निकल गई। पिता दौड़ आए। विकास दरवाजे पर ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बस इतना ही बोल पाया, दादाजी वहां थे, जंगल में। उस रात विकास को तेज बुखार चढ़ाया। वो बड़बड़ाता रहा, कभी दादाजी का नाम लेता, कभी नदी की बात करता, कभी अचानक चीख कर उठ बैठता।
माँ बाप रात भर उसके सिरहाने बैठे रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जंगल में उनके बेटे के साथ हुआ क्या। सुबह होते ही पड़ोस के बुजुर्ग रामलाल काका को बुलाया गया, जो गांव के सबसे पुराने और जानकार आदमी माने जाते थे। विकास की हालत और उसकी टूटी फूटी बातें सुनकर रामलाल काका का चेहरा गंभीर हो गया। ये उसी पुराने बरगद वाली बला का काम है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। बरसों पहले उस नदी में एक बड़ी नाव डूबी थी, कई लोग मारे गए थे। तब से उस जगह एक छलावा भटकता है, वो अपनों की ही शक्ल में आता है, अपनों की ही आवाज़ में पुकारता है, और जो भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। सालों से गांव के बड़े बूढ़े बच्चों को उस पुल के पार रात में जंगल की तरफ जाने से मना करते आए हैं, मगर आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं। माँ ने रोते हुए पूछा, अब क्या होगा काका? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? रामलाल काका ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, शुक्र है लड़का पुल पार करके इस तरफ आ गया। छलावा गांव की सीमा के अंदर नहीं आ सकता जब तक कोई उसे बुलावा ना दे, मगर अब उसने एक बार इस लड़के को अपनी नज़र में रख लिया है। हमें कुछ उपाय करना होगा, वरना वो फिर कोशिश करेगा। उस दिन रामलाल काका की सलाह पर घर के मुख्य दरवाजे पर नीम के पत्तों की माला बांधी गई। आंगन में हल्दी और सरसों के तेल का दिया जलाया गया और शाम को पंडित जी को बुलाकर पूरे घर में हवन किया गया। विकास के गले में एक काला धागा और एक छोटा सा ताबीज बांध दिया गया, जिसे कभी उतारने की मनाही थी। धीरे धीरे विकास का बुखार उतरा, मगर उसकी आंखों का वो खौफ पूरी तरह कभी नहीं गया। अगले कई हफ्तों तक वो रात होते ही घर के अंदर दुबक जाता, खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर लेता और सोने से पहले कई बार जांच लेता कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। करीब 1 महीने बाद एक शाम विकास आंगन में बैठा चाय पी रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी थी। हालांकि दादाजी की याद अब भी उसे बेचैन कर देती थी, मगर अब उस बेचैनी में एक अजीब सा डर भी खुल गया था। वो अब दादाजी की तस्वीर देखकर भी थोड़ा सहम जाता, जैसे उसे डर हो कि तस्वीर में भी वही आवाज़ ना निकल आए। उसी शाम सूरज ढलने के थोड़ी देर बाद विकास को घर के पीछे वाले कुएं की तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, विकास बेटा। विकास का शरीर पत्थर की तरह जम गया, हाथ में पकड़ा चाय का कप कांपने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुएं की दीवार के पास कोई साया था, बिल्कुल दादाजी जैसा। इस बार विकास ने कोई गलती नहीं की। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, वहां रखी नीम की सूखी टहनी को कसकर पकड़ा और बिना एक पल गवाए जोर से चिल्लाया, माँ, पापा, जल्दी आओ। माँ बाप दौड़ते हुए बाहर आए, हाथ में वही ताबीज लिए हुए जो रामलाल काका ने दिया था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुएं के पास खड़ा वो साया धीरे धीरे धुंधला होता गया और आखिरकार हवा में खुलकर गायब हो गया। पीछे रह गई सिर्फ एक ठंडी सिली हुई हवा और एक भारी सन्नाटा। उस रात के बाद रामलाल काका ने कुएं के चारों तरफ भी हवन करवाया और घर की सीमा पर नीम और आम के पत्तों से एक सुरक्षा चक्र बनवाया। उन्होंने साफ शब्दों में समझाया, ये बला बेस लड़के के पीछे है। जब तक कोई इंसान इसके जाल में आधा फंसकर भी बच निकलता है, ये उसे भूलता नहीं। हमें बस इतना करना है कि ये कभी घर के अंदर या गांव की सीमा के अंदर पैर ना रख पाए। बाकी वक्त के साथ ये कमज़ोर पड़ जाएगी अगर कोई उसके बुलावे पर ना जाए। विकास ने उस दिन के बाद कसम खा ली,
कि वो कभी रात में अकेले घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कितनी भी बेचैनी क्यों ना हो। मगर आज भी जब कभी गहरी रात में हवा जोर से चलती है और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती है, तो उसे लगता है जैसे कहीं दूर, बहुत दूर कोई उसे धीमी आवाज में पुकार रहा हो, विकास बेटा, यहाँ जल्दी। और उस आवाज को सुनते ही विकास का हाथ बेसाख्ता अपने गले में बंधे हुए ताबीज की तरफ चला जाता है और वो कसकर अपने दरवाजे की कुंडी लगा लेता है, ये जानते हुए कि कुछ आवाज़ें चाहे कितनी भी अपनी क्यों ना लगे, कभी पीछे मुड़कर सुननी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।